25 तारीख को डिसाइड हुआ कि हम इस खबर को कवर करें, जो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत लकी था, क्योंकि उसके बाद जो है हिजबुल्लाह का प्रमुख असैसिनेट किया गया, जिसमें सबसे बड़ा बम इस्तेमाल हुआ और मैं वहाँ पर था। मैं ही वाहिद भारत का कोई टेलीविज़न जर्नलिस्ट था जो लेबनान में उस वक्त मौजूद था। उसके बाकी कोई नहीं, दुनिया देश के जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं कुछ थे वहाँ पर ऑलरेडी, लेकिन वो काफ़ी समय से 1 साल से हैं। तो ये इस वाले जो पेजर वाला मामला था, उसको लेकर जो है हिंदुस्तान का मैं पहला जर्नलिस्ट था जो उस चीज़ को कवर करने और उसको समझने के लिए वहाँ गया था। 25 तारीख को हमने डिसाइड किया, तो उसी दिन जो है तनाव ज़्यादा बढ़ गया था, तो टिकट नहीं मिली। फिर मैं 26 की रात को निकला, 26 की सुबह को मैं जो है वहाँ क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट बीरूत जाती नहीं है, आपको वया कोई भी मिडल ईस्ट कंट्री, चाहे फिर कतर हो, चाहे फिर कुवैत हो, चाहे फिर टर्की हो, वहाँ से जो है आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है, क्योंकि अधिकतर फ़्लाइटें जो है बीरूत के लिए वो इन्हीं देशों से जाती है। डायरेक्ट फ़्लाइट भारत से तो और कई देशों से नहीं है। तो मैं कतर के लिए कतर की मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, वहाँ 5-8 घंटे इंतज़ार करके मैं बीरूत पहुँचा। कतर से बीरूत तक करीब 3 घंटे का हवाई सफ़र है। वहाँ पहुँचते ही जब मैं बैठा हुआ था, तो मैंने जो पिछले साल मैंने बीरूत देखा, उसकी हट के मुझे अब की बार बीरूत दिखा। जहाज़ में ही, क्योंकि जहाज़ जो है बीरूत के ये जो एयरपोर्ट है, बिल्कुल साउथ बीरूत के बगल में है। एक हिस्सा अगर हम कहें, बीरूत का एयरपोर्ट जो है वो साउथ सबर्ब में ही है, जो पिछले 2 महीने से लगातार अब निशाने पर है इज़राइल के। तो वहाँ ही जहाज़ पे ही मैंने देखा कि 2-3 जगहों पर धुआँ उठ रहा था। मैंने सोचा था कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट्स के बाद उठता है कम धुआँ, या कहीं जगह पर, या कभी दिन भर भी रहता है धुआँ। तो लेकिन असली ये कौन से बम इस्तेमाल किए जा रहे हैं और किस तरह से ये युद्ध लड़ा जा रहा था, वो मुझे फिर उस दिन समझ आया जब हसन नसरुल्लाह पर जो है शुक्रवार को वहाँ इतनी आवाज़ ज़ोर से आई कि मैं होटल के कमरे में बैठा था, मैंने वहाँ पर बहुत ज़ोरदार आवाज़ सुनी। मैंने मैनेजर से पूछा, ये कहाँ हो गया होटल, ये ब्लास्ट कहाँ हुआ? उसने कहा दहिया डिस्ट्रिक्ट है, तो दहिया वो साउथ लेबनान बेरूत के इलाके को बोलते हैं। तो उतनी बीच में मैं सोशल मीडिया, वहाँ का लोकल ग्रुप्स देख रहा था, जिनमें मैं भी हूँ, पिछले साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो वहाँ पर एक के बाद एक तस्वीर आ रही थी आग की, और ये चीज़ जो हमने भी फिर चलाई, यहाँ पूरे दुनिया ने चलाई। हसन नसरुल्लाह के असैसिनेशन के बाद जब भी स्ट्राइक होती है, वो दहशत जो है वहाँ सभी लोगों में है। उस हमले के बाद भी कुछ लोग अपने प्रॉपर्टी पर निगरानी रखने के लिए, अपनी दुकानों की नज़र रखने, क्योंकि काफ़ी व्यस्त इलाका है साउथ सबर्ब बीरूत का जो दक्षिणी हिस्सा है। बहुत गुंजान आबादी है वहाँ पर, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, और काफ़ी गुंजान है आबादी के लिहाज से। तो वहाँ पर लोग कुछ रहते थे, लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि इस स्ट्राइक से कितना दूर दूर तक जो है नुकसान पहुँचता है, उसने लोगों को खौफज़दा किया फिर उन दिनों में, उसके बाद 2-3 दिनों तक। और जब भी कोई स्ट्राइक कहीं दूर भी होता था, लोग भागते थे। तो हम भी जो है उसमें भागने वालों में हम भी थे, क्योंकि हमें भी पता था कि ये मिसाइल स्ट्राइक्स जो है, ये आपको पता ही नहीं चलता है कि कब होगी, कहाँ होगी, और उसके निशाने पर कौन आएगा और किसको क्षति पहुँचेगी। तो मेरा ड्राइवर जो था वो लोकल था, उसने भी कई सारे युद्ध वहाँ देखे हैं, 2006 का भी युद्ध देखा है। उसका भी कहना था कि कोई जगह यहाँ सेफ़ नहीं है, हम जितनी जल्दी चाहेंगे उतनी जल्दी हमें इस साउथ सब बीरूत से निकलना होगा। और मैं जो है गाड़ी में ही शूट कर रहा था कि अफरा तफरी क्या मची है। खुद भी गाड़ी 80 से 90 की स्पीड में शहर के भीतर चल रही थी। वार को लेकर लोगों को ये होता है कि अगर किसी जगह पर वार होती है, वहाँ पर ज़िंदगी थम जाती है। ऐसा नहीं होता है। 1 साल से गाज़ा पर लगातार हर रोज़ इज़राइल हमला कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, लेकिन वहाँ भी ज़िंदगी भी चलती है, वहाँ पर लोग खाना भी खाते हैं जो बचते हैं। और उस देश में बहुत सारे इलाके हैं। अब युद्ध जो है वो इज़राइल की सीमा के साथ है, और साउथ लेबनान जो है वो पूरा इलाका खाली हो चुका है। लेकिन वो लोग भी जो है, उनमें से कुछ लोग जो है, मैक्सिमम जो है, जो सेफ़र एरियाज़ हैं वहाँ पर रहते हैं। और इसी तरह बीरूत शहर में भी 2 हिस्से हैं। एक आपका साउथ सबर्ब हुआ, जो लगातार रेगुलर टारगेट पे है, वहाँ से लोग भाग गए हैं, सिर्फ जर्नलिस्ट जाते हैं कवर करने के लिए, फिर भी वो भी वापस लौटते हैं। फिर उसके बाद दूसरा साइड है, जहाँ पर आप जो है आप रह भी सकते हैं, वहाँ होटल भी चलते हैं, शॉप्स भी चलते हैं, ज़िंदगी की जितनी भी
में बढ़ते जाएँ लाइफ लाइफ उतना की ये तरफ। है। और दूसरी चीज़ जो है ये अभी फुल स्केल वार नहीं है, जहाँ पर मतलब आप किसी भी चीज़ को निशाना बनाए, कोई देश किसी देश को। तो अभी जो फ़िलहाल है, अभी टारगेटेड स्ट्राइक्स हो रही हैं इज़राइल की तरफ से, जो प्राइवेट एयरलाइन्स ने फ्लाइट्स बंद कर दी। बहुत प्रेशर रश है, निकल नहीं पा रहे हैं लेबनान से लोग। अब शिप सर्विस जो है वो भी शुरू कर दी गई है, ताकि जितने लोग जो वहाँ से, क्योंकि एक ही देश के नहीं, काफ़ी सारे देशों के व्यवसाय करने वाले भी हैं, पर्यटक भी हैं, रहने वाले भी हैं। लेबनान एक ओपन सोसाइटी है, तो वहाँ पर हर देश के लोग हैं। तो हर एक देश चाहता है कि, जिनमें हमारा देश भी शामिल है, चाहते हैं कि वहाँ जो भी हमारे नागरिक हो उनकी सुरक्षा के लिए वो वहाँ से निकले। करीब 4,000 लोग इंडियंस वहाँ काम करते थे, उनमें से करीब 3,500 जो है वो वहाँ से आउट हो गए हैं। कुछ दुबई में हैं, कुछ भारत वापस आए हैं। मुझे खुशी हुई, वहाँ मैंने एक गुरुद्वारा देखा बेरूत में, उसको पूरी तरह से संचालित करते हैं कुछ सिख बरादरी के लोग वहाँ। और उन्होंने वो पूरी तरह से खुला रखा है कि जिस भी इंडियन को, सबको पता है वहाँ एक गुरुद्वारा है, कि सबको कहा है कि अगर किसी को भी रहने की ज़रूरत हो, खाने की ज़रूरत हो, वो वहाँ आ सकता है। बाय द वे, मैं एक हम कई दिन से हम वहाँ बेरूत में, अब मैं बहुत पहले गया था, 15-16 दिन मैंने वहाँ गुजारे। तो एक लोकेशन है वहाँ पर जहाँ पर आपको 24 आवर्स से 7 जो है कैमरास लगे हैं कई नेटवर्क्स के, कि कब बम्बिंग हो कम से कम कैप्चर हो वो। तो मैं वहाँ, क्योंकि हर रोज़ पिछले कुछ दिनों के दौरान 20, 25, 30 मिसाइल स्ट्राइक साउथ सबर्ब पे ही रेगुलरली होती थी। एक दिन तो रात में 35 हुई, एक दिन रात में 25 हुई, एक दिन दिन में मेरे होते हुए वहाँ 15-20 हुई। हम आवाज़ सुनते थे, फिर दूर से देखते थे, जहाँ भी होते थे नज़र आता था धुआँ उठ रहा है। लेकिन वो मिसाइल कितना ख़तरनाक होता है वो मुझे उस दिन पता चला, जब मेरे सामने, मतलब हार्डली कुछ है, करीब 50 मीटर दूर जो है मिसाइल ये जो गिरा, और मतलब एयर स्ट्राइक की। एक तो यहाँ पर ये है कि टीवी पे जो है, टीवी पे आपको ये फ़िल्म है, आपको पोर्ट्रे करना, आप देख रहे हैं, आपको ये पेन जो है वो महसूस नहीं होती, होता क्या? वो सिर्फ़ उसी शख्स को महसूस होगी या उसी व्यक्ति को होगी जो उसके आस-पास होगा। मेरा ड्राइवर अक्सर बोलता था, ये बिल्डिंग 2006 में गिरी थी, ये बिल्डिंग 2008 में गिरी थी, ये पुल जो है पूरी तरह से, पिछले साल भी वो मुझे ये कहानियाँ सुना रहा था। अब मुझे समझ आ रहा है कि उसका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा, क्योंकि मेरे सामने भी जो है एक पूरे हाईवे को जो है मिसाइल से पूरी तरह से जो है नष्ट कर दिया गया, उसको नॉन मोटरेबल बनाया गया इजराइल की तरफ से। आप कल्पना कीजिए, 10 मंजिल या 12 मंजिल की इमारत पूरी तरह से ताश की पत्ते की तरह ऊपर से नीचे आती है। उस वहाँ पर मलबा हटाने में भी कितना देर लगेगा? कई बार तो आप शव निकाल भी नहीं सकते हैं उन जगहों से, क्योंकि आप डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में हैं। आप अगर उस मलबे को हटाएँगे तो उसको रखेंगे कहाँ? तो उस तरह से मैक्सिमम जो लोग हैं जो मारे जाते हैं, कई लोगों को दफन भी नहीं किया जाता है। उनको ये मान के, क्योंकि उसके परिवार वालों को पता है कि इस बिल्डिंग में फलानी था, तो उसको कंसिडर करते हैं और वही बिल्डिंग उनकी कहीं न कहीं कब्र बन जाती है। दरअसल क्या होता है कि कोई भी बड़ी कवरेज करने के बाद, जिस तरह से हमने की ये लेबनान की, एक तो सबसे पहले हम गए, अकेले में था, और उसके बाद फिर अ, वहाँ से बस सेहत सलामत वापस होना सबसे बड़ी चुनौती होती है। मैं एयरपोर्ट गया तो वहाँ पर सीधे ही जब जाते, मैं तैयारी गया था, तो वहाँ पर मुझे, जब मैं काउंटर पे पहुँचा, उन्होंने बोला ये फ़्लाइट कैंसिल है दुबई की। मैं वापस बहुत ही मतलब जो हम कहें कि मायूस होकर जो है वहाँ से निकला वापस। मैंने कोशिश की मैं बाय रोड यहाँ जाऊँ अपना सीरिया, क्योंकि सीरिया बहुत नज़दीक है इसके लेबनान के, और बाय रोड जाते हैं 2-3 घंटे लगते हैं। तो मैं बाय रोड निकला, वहाँ पर जब बॉर्डर पे पहुँचा तो उन्होंने बोला एम्बेसी बंद है, हम वीज़ा नहीं दे सकते, आपको ऑनलाइन वीज़ा करना होगा। कितना टाइम उसमें लगेगा? उन्होंने बोला 48 घंटे। तो फाइनली कोई रास्ता, जब कोशिश एफ़र्ट करता है इंसान तो हर चीज़ में रास्ता निकलता है। फाइनली मुझे एक जानकार इसका फ़ोन आया, जो अपना एक ट्रैवल एजेंट था, उसने कहा कि वाया कुवैत एक टिकट है आज की फ़्लाइट में, मतलब दूसरे दिन की फ़्लाइट में, वो शाम को है। तो मैंने कहा बुक कर लो। कहा उसमें पैसा ज़्यादा लगेगा। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। ज़्यादा पैसा कितना होगा अब ज़्यादा? तो फाइनली वो टिकट बुक करके, जब तक मुझे फैमिली भी फ़ोन कर रही थी, क्या हुआ क्या हुआ? मैंने कहा जब तक जहाज़ में मैं ना बैठूँ तब तक आप ये मत मानो कि मैं यहाँ से निकला हूँ। जब मैं जहाज़ में बैठा और जब जहाज़ स्टार्ट हो गया, देन आई गॉट अ रिलीफ कि नहीं, मैं निकल रहा हूँ इस वार। ख़ास तौर से मेरे फादर अभी ज़िंदा हैं, तो इतने मैंने वार्स कवर किए हैं, कभी वो इतने ये नहीं हुए, मतलब मेरे को लेकर उनको इतनी फ़िक्र नहीं हुई। और उन्होंने जो है पहली बार मुझे जो है कई बार जो है फ़ोन करवाया मेरे बेटे से
कि उनको कहो वापस लौटो। फिर मैंने उनको वीडियो कॉल की, मैंने कहा देखो आप थोड़ा मुतमईन रहो, यहाँ लोग रहते हैं, यहाँ पर ये हाल नहीं है जो आप टीवी पे देख रहे हो, उससे भी हट के ज़िंदगी यहाँ पर है। मैं आता हूँ, ये है, बाकी ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है, किसकी कितनी ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी भी चलती है। उस वीडियो कॉल के बाद वो थोड़ा-सा जो है मुतमईन हुआ, तो देन ही वाज़ कंफर्टेबल एंड टुडे एज़ आई लैंडेड इन दिल्ली, तो सबसे पहले मैंने उनको कॉल किया अपने डैडी को, मैंने कहा कि मैं अब ठीक आ गया हूँ, तो इट वाज़ अ बिग रिलीफ फॉर हिम व्हाट आई कुड सेंस फ्रॉम हिज़ वॉइस एंड फ्रॉम हिज़ कि ये चीज़ें तो होती हैं, ये तो इसमें तो कोई ये है ही नहीं।